हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाइला के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में कि जो पाइला है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखता कैसा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। The digestive system of Pila is composed of a tubular, alimentary canal and digestive glands. पाइला का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक तो हमें इसमें देखने को मिलता है, इसमें ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होती है और साथ साथ में इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स है, ये किस किस पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। Alimentary canal. The alimentary canal is a curved tube differentiated into foregut, midgut and hindgut. यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक कर्व्ड ट्यूब की तरह होती है। हम देख सकते हैं ये कर्व्ड ट्यूब की तरह हमें देखने को मिल रही है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो फोरगट, मिडगट और हिंडगट में डिवाइड रहती है। सबसे पहले है फोरगट। अगर हम ये नाम को देखें, फोरगट, फोर का मतलब होता है पहले, शुरू वाला जो पार्ट है वो वाला। इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइन इंटरनली बाय एक्टोडर्म। इट इंक्लूड्स माउथ, बक्कल मास एंड ईसोफेगस। एलिमेंट्री कैनाल का जो इंटीरियर वाला पार्ट है, ये हम देख सकते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल, इसका इंटीरियर वाला आगे वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, वही फोरगट कहलाता है। ये अंदर की तरफ से किसके थ्रू लाइन रहता है, ये एक्टोडर्म से लाइन रहता है, ये हम कैसे कहते हैं, एक्टोडर्म से घिरा रहता है। फोरगट में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, माउथ, बक्कल मास और ईसोफेगस। यहाँ हम देख सकते हैं ये माउथ है, ये बक्कल मास है और ये ईसोफेगस है। तो यहाँ तक का ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है, फोरगट कहलाता है। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है वो है माउथ। एट द इंटीरियर एंड ऑफ द हेड माउथ इज प्रेजेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं हेड के इंटीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट है, ये माउथ प्रेजेंट है। It is surrounded by a frilled fold of integuments. The frill serves as secondary lips. It opens into buccal mass. पाइला का जो माउथ है वो किससे घिरा रहता है, वो इंटेग्यूमेंट के फ्रिल्ड फोल्ड से घिरा रहता है। ये जो फ्रिल्स है वो किस तरह से काम करते हैं, ये सेकेंडरी लिप्स की तरह काम करते हैं। अब ये जो माउथ है वो आगे की तरफ कहाँ पे ओपन होता है, बक्कल मास में ओपन होता है। हम देख सकते हैं ये माउथ है, ये माउथ जो है आगे की तरफ बक्कल मास में ओपन होता है। नेक्स्ट है वो है बक्कल मास। द बक्कल मास इज अ लार्ज मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन। इट्स वॉल इज सपोर्टेड बाय सेवरल सेट ऑफ मसल्स। अभी हमने देखा ये जो माउथ था ये आगे की तरफ कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये बक्कल मास में ओपन हो रहा है। तो ये जो बक्कल मास है हमें कैसे देखने को मिल रहा है, ये पियर शेप्ड देखने को मिल रहा है। पियर शेप्ड कहने का मतलब होता है नाशपाती के आकार का देखने को हमें मिलता है। बक्कल मास की जो वॉल है वो सपोर्टेड रहती है सेवरल सेट्स ऑफ मसल्स के सेवरल सेट्स से, अलग अलग जो मसल्स के सेट्स होते हैं उनसे जो इसकी जो वॉल है वो सपोर्टेड रहती है। The sets of muscle bring about the movement of buccal mass and structure like radula and jaws. अब जो बक्कल मास की वॉल में जो मसल्स हैं जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं वो क्या करती हैं, वो ये जो मसल्स हैं ये बक्कल मास के मूवमेंट में हेल्प करती है। और साथ साथ में जो अदर स्ट्रक्चर है जैसे कि रेडुला, जूस, इनके मूवमेंट में भी ये जो मसल्स हैं, जो सेट्स हैं मसल्स का, ये इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है वो है बक्कल कैविटी। The cavity of buccal mass is known as buccal cavity. It contains a pair of jaw and a radula. The jaw divides the buccal cavity into a small anterior part, vestibule, and a large posterior part. अभी हमने देखा जो बक्कल मास है वो हमें पियर शेप देखने को मिल जाता है। उस बक्कल मास की जो कैविटी है उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें एक पेयर जो है जोस का प्रेजेंट रहता है, जिसे हम जबड़ा कहते हैं। जोस का मतलब होता है जबड़ा। एक पेयर इसमें जोस प्रेजेंट रहेगा और रेडुला प्रेजेंट रहता है। जो जो है वो बक्कल कैविटी को किस में डिवाइड कर देता है, एक स्मॉल एंटीरियर पार्ट और वेस्टिब्यूल में और एक लार्ज पोस्टीरियर पार्ट में ये डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये बक्कल मास का सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो बक्कल मास है इसकी जो कैविटी है वो क्या कहला रही है, बक्कल कैविटी कहला रही है। ये जो कैविटी है इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें हमें एक पेयर जो है वो जॉ देखने को मिल रहा है और साथ साथ में हमें रेडुला देखने को मिल रहा है।
अब ये जो जॉ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जॉ है, ये क्या करता है, ये बक्कल कैविटी को स्मॉल एंटीरियर पार्ट में डिवाइड कर देता है और लार्ज पोस्टीरियर पार्ट में ये डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जॉस के बारे में। द जॉस आर फ्लेक्सिबल। जॉस कैसे होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इट्स इंटीरियर कटिंग एज is truncated and serrated bearing numerous small 2 to 3 teeth like processes। ये जो जॉज है, इसका जो इंटीरियर एंड है, इंटीरियर वाला जो किनारे वाला रीजन है वो कैसा होता है, नुकीला होता है और इस पे 2 से लेकर के 3 जो है वो टीथ लाइक जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है वो है ओडोंटोफोर। द फ्लोर ऑफ posterior part of buccal cavity is elevated into a tongue-like structure, the odontophore। बक्कल कैविटी का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कैसा हो जाता है, वो टंग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, ये हम कह सकते हैं टंग लाइक स्ट्रक्चर में ये एलिवेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओडोंटोफोर कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो सभी के सभी स्ट्रक्चर है वो हम बक्कल कैविटी में ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है वो है रेडुला। It is a long ribbon-like structure lies in the buccal cavity. The radula consists of several rows of minute horny teeth। बक्कल कैविटी में हमें क्या देखने को मिलता है, एक लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। यहाँ पे जो है वो रेडुला का अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो रेडुला है इस पे क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें बहुत सारी जो है वो रोज हमें देखने को मिलती हैं। ये जो इन रोज पे क्या प्रेजेंट रहता है, छोटे छोटे हॉर्नी नुकीले जो है वो टीथ प्रेजेंट रहते हैं। ईच रो कंसिस्ट ऑफ 7 टीथ। द टीथ बियर शार्प कटिंग एज। हर एक रो में क्या प्रेजेंट है, 7 टीथ प्रेजेंट रहते हैं, हम कह सकते हैं 7 दांत प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा जो रेडुला है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी होनी टीथ की रोज प्रेजेंट है और जो ईच रो है उसमें 7 टीथ प्रेजेंट है। और ये जो टीथ है इनके जो एजेस है, किनारे हैं, वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गन पाइला विल कट द फूड इनटू बिट्स। अब ये जो टीथ हैं वो कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, इनके जो एजेस है, किनारे हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं। तो ये जो टीथ हैं वो पाइला को क्या करते हैं, फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। जो बड़े बड़े जो पीस होते हैं फूड को, उनको छोटे छोटे बिट्स में जो है उसको कट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसको टीथ से कट करते हैं, वो है लार्ज पार्ट होता है, उसको हम छोटे छोटे पीस में कट करते हैं अपने टीथ की हेल्प से। तो इसी तरह से जो है पाइला में भी होता है, जब वो फूड को खाता है वो इन्हीं टीथ की हेल्प से जो है वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेता है। यहाँ पे इस इमेज में जो रेडुला का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो हॉर्नी टीथ की रोज प्रेजेंट है। हर एक रो में क्या प्रेजेंट है, 7 टीथ प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे इस इमेज में जो है वो टीथ का स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाया गया है। जो सबसे बाहर की तरफ, यहाँ आउटर साइड की तरफ जो टीथ है वो है आउटर मार्जिनल टीथ कहलाता है। फिर इसके बाद जो अंदर की तरफ है ये इनर मार्जिनल है। फिर और अंदर की तरफ क्या है, लेटरल मार्जिनल वाले टीथ्स हैं। और सबसे मिडल में क्या प्रेजेंट है, मीडियन रेकेडियन टीथ प्रेजेंट है। तो टोटल कितने टीथ हैं, ये 7 टीथ प्रेजेंट है। हर एक रो में 7 टीथ प्रेजेंट रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टीथ प्रेजेंट है हर एक रो में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईसोफेगस के बारे में। ये हम ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने फॉरगेट में कौन कौन से रीजन को स्टडी किया, माउथ को हमने स्टडी कर लिया, बक्कल मास को स्टडी कर लिया, बक्कल कैविटी, जो बक्कल मास की कैविटी होती है उसे ही हम बक्कल कैविटी कह रहे हैं, तो बक्कल कैविटी को भी हमने डिस्कस कर लिया। और जितने भी स्ट्रक्चर हमने पढ़े, ओडोंटोफोर, जॉस, रेडुला, ये सभी के सभी किसके अंदर इंक्लूड थे, ये बक्कल कैविटी में इंक्लूड थे। तो अब बक्कल कैविटी के बाद हम ईसोफेगस को स्टडी करते हैं। बक्कल कैविटी opens into esophagus। It is a long narrow tube starting from the posterior part of buccal mass। अब ये जो बक्कल कैविटी है वो आगे की तरफ कहाँ पे ओपन होती है, ईसोफेगस में ओपन होती है। हम देख सकते हैं ये जो बक्कल कैविटी है आगे की तरफ ईसोफेगस में ओपन हो रही है। ये जो ईसोफेगस है वो हमें कैसे देखने को मिलती है, ये लंबी नैरो पतली ट्यूब देखने को हमें मिलती है। हम देख सकते हैं ये पतली सी नैरो सी ट्यूब देखने को मिल रही है और ये बक्कल मास के पोस्टीरियर पार्ट से स्टार्ट होती है। ये बक्कल मास है, बक्कल मास का ये पोस्टीरियर रीजन है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ती है। क्या, ईसोफेगस। हम देख सकते हैं ये ईसोफेगस है। Associated with the anterior part of esophagus are a pair of rounded cream-colored esophageal pouches। esophagus के anterior part पे जो है वो एक पेयर हमें क्या देखने को मिलता है, esophageal pouch देखने को मिलता है। या हम कह सकते हैं esophagus के anterior part पे एक पेयर esophageal pouch अटैच रहता है या उससे जुड़ा रहता है।
यहाँ अगर हम डायग्राम में देखें, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये एक लॉन्ग नैरो ट्यूब देखने को मिल रही है। क्या है ये? ईसोफेगस है। इसके एंटीरियर पार्ट, ये जो है इसका एंटीरियर पार्ट है। इसके एंटीरियर पार्ट पे हमें क्या देखने मिल रहा है? एक पेयर जो है वो ईसोफेगल पाउच देखने को मिल रहा है। ये जो ईसोफेगल पाउच है, जो कि ईसोफेगस के ईदर साइड पे, दोनों साइड पे प्रेजेंट है, ये कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं और इनका जो कलर है वो कैसा होता है? क्रीम होता है। These are located one on either side of esophagus beneath the salivary glands. ईसोफेगस के वन ऑन ईदर साइड कहने का मतलब है ये जो ईसोफेगस है इसके दोनों साइड पे, हम देख सकते हैं दोनों साइड पे जो है एक पेयर ईसोफेगल पाउच प्रेजेंट है। अब ये जो ईसोफेगल पाउच है ये किसके नीचे प्रेजेंट है? ये सैलिवरी ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट है। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पेयर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि बक्कल मास को सराउंडेड किया है। तो इस सैलिवरी ग्लैंड के नीचे ही जो है ये ईसोफेगल पाउच प्रेजेंट रहते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया फॉरगट वाले रीजन को, जिसके अंदर माउथ आ गया था, बक्कल मास या बक्कल कैविटी और ईसोफेगस थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मिडगट वाले रीजन के बारे में। मिडगट वाले रीजन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? वो है स्टमक और इंटेस्टाइन। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है वो है स्टमक। ईसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक। इट इज़ रेक्टेंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ ब्राउन इन कलर. It is present on the left side of visceral mass below the pericardium. ईसोफेगस जो है वो आगे की तरफ स्टमक में ओपन होती है। अब ये जो स्टमक है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? वो हमें रेक्टेंगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्टमक का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये विसरल मास के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। किसके नीचे? पेरिकार्डियम के नीचे। यहाँ अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो ईसोफेगस है वो आगे की तरफ यहाँ पे स्टमक में ओपन हो रही है। ये जो है इसका स्ट्रक्चर वो हमें रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है। इसका कलर ब्राउन है। और ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये विसरल मास के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहती है। इट इज़ डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स, द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक इज कनेक्टेड विद ईसोफेगस। अराउंड दिस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। अब ये जो स्टमक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक एंटीरियर पार्ट में और एक पोस्टीरियर पार्ट में। स्टमक का जो एंटीरियर पार्ट है वो किससे कनेक्ट रहता है? ईसोफेगस से कनेक्ट रहता है। और इसके चारों तरफ जो स्टमक है इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अगर हम यहाँ देखें, ये जो स्टमक का ये जो एंटीरियर पार्ट है ये किससे कनेक्ट है? ईसोफेगस से कनेक्ट है। अब इस स्टमक के जो एंटीरियर पार्ट है इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इन डाइजेस्टिव ग्लैंड से क्या सिक्रिएट होएगा? जो है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट होएगा जिससे जो है वो फूड का डाइजेशन होता है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड पाइलोरिक स्टमक. इट शोज अ ब्लाइंड सिस्टम. जबकि जो स्टमक का पोस्टीरियर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे पाइलोरिक स्टमक कहते हैं हम। ये क्या शो करता है? एक ब्लाइंड सिस्टम शो करता है। मिडगट में ही जो सेकंड पार्ट है वो है इंटेस्टाइन. स्टमक लीड्स इनटू इंटेस्टाइन. It is a long coiled tube situated in the visceral mass. It consists of 2.5 to 3 coils. It leads into rectum. अब ये जो स्टमक है वो आगे की तरफ कहाँ पे ओपन हो रहा है? ये आगे की तरफ हम देख सकते हैं इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। अब ये जो इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है? एक कॉइल्ड ट्यूब की तरह होती है। ये जो इंटेस्टाइन है ये कैसी होती है? ये हमें कॉइल्ड देखने को मिलती है। ये हम देख सकते हैं कॉइल्ड ट्यूब देखने को मिल रही है। इसमें बहुत सारे कॉइल्स प्रेजेंट हैं। और ये जो इंटेस्टाइन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अभी हमने देखा जो स्टमक है वो विसरल मास के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट था, तो स्टमक के बाद ही इंटेस्टाइन आ रही है। तो ये जो इंटेस्टाइन है वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है? विसरल मास में प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ये जो इंटेस्टाइन है वो 2.5 से लेकर के 3 बार कॉइल होती है। हम देख सकते हैं 2 से लेकर के 3 बार ये कॉइल होती है। अब ये जो इंटेस्टाइन है वो आगे की तरफ रेक्टम में ओपन होती है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है हाइंडगट. इट इंक्लूड्स रेक्टम एंड एनस. हिंडगट वाला रीजन कहने का मतलब है जो सबसे लास्ट वाला जो रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का वो हिंडगट वाला रीजन कहलाता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? वो है रेक्टम और एनस. द रेक्टम इज अ लॉन्ग थिक वॉल्ड ट्यूब. इट एंटर्स द मेंटल कैविटी एंड पासेस डाउनवर्ड टू ओपन बाय एन एनस ऑन द राइट्स ऑफ द हेड. ये जो रेक्टम है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है, लंबी होती है। इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। ये जो रेक्टम है वो कहाँ पे एंटर कर जाती है? ये मेंटल कैविटी में एंटर कर जाती है और फिर वहाँ से वो नीचे की तरफ होते हुए कहाँ पे? एनस के थ्रू हेड के राइट साइड में ओपन होती है। अभी हमने देखा जो इंटेस्टाइन थी वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो विसरल मास में प्रेजेंट है।
फिर ये जो इंटेस्टाइन है वो कहाँ पे ओपन हो रही थी, ये रेक्टम में ओपन हो रही थी। अब ये जो रेक्टम है वो कहाँ पे आ जाता है, ये मेंटल कैविटी वाले रीजन में एंटर कर जाता है। फिर वहाँ से वो डाउनवर्ड होते हुए नीचे होते हुए एनस के थ्रू हेड के राइट साइड में ओपन हो रही है। हम देख सकते हैं ये जो हेड है इसके राइट साइड में ये जो है रेक्टम एनस के थ्रू बाहर की तरफ ओपन हो रही है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे ईसोफेगस से होते हुए फिर स्टमक से होते हुए फिर इंटेस्टाइन जो कि कॉइल्ड है, ये जो इंटेस्टाइन है वो कहाँ पे प्रेजेंट थी, विसरल मास में प्रेजेंट थी। फिर वहाँ से होते हुए ये रेक्टम में ओपन हो जाते हैं। अब रेक्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, वो मेंटल कैविटी में एंटर हो जाता है। आगे ये रेक्टम जो है वो एनस के थ्रू बाहर की तरफ ओपन हो रही है। ये हम इसे कह सकते हैं ये बहुत ही कॉइल है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस या कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं जिससे कि जो है फूड का डाइजेशन होता है। तो जो सबसे पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है बक्कल ग्लैंड्स। इन द बक्कल कैविटी वॉल दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। दे सिक्रिएट अ जूस वाइल फंक्शन इज नॉट क्लियरली नॉन। अगर हम यहाँ देखें ये जो बक्कल मास है, क्योंकि हम बक्कल मास की जो कैविटी है उसे बक्कल कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी की जो वॉल है वहाँ पर ही जो है बक्कल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। ये क्या करती हैं, ये एक टाइप के जूस को सिक्रेट करती हैं। अब वो जो जूस ये सिक्रेट कर रही है उनका जो फंक्शन है, उनका जो काम है वो अभी तक किसी को पता नहीं है, क्लियरली किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है सैलिवरी ग्लैंड्स। These are pair of white branched glandular structures present one on either side of esophagus. They give salivary ducts. ये जो esophagus one on either side कहने का मतलब है दोनों तरफ पे क्या प्रेजेंट है, एक पेयर वाइट कलर का ब्रांचेड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, सैलिवरी ग्लैंड कह रहे हैं। ये कैसी है, हमें वाइट देखने को मिल रही है और ये ब्रांचेड होती हैं। इन सैलिवरी ग्लैंड से बहुत सारी जो है वो सैलिवरी डक्ट अराइज होती है। जब ये जो सैलिवरी ग्लैंड है जो एंजाइम या जूस सिक्रेट करेगा तो उन सैलिवरी डक्ट से होते हुए वो पास होता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन द सैलिवा विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को सिक्रेट करेंगे। अब इस सलाइवा में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड या हिपैटोपैनक्रियास। इट इज़ अ बिग ग्लैंड। इट इज़ ब्राउन इन कलर। इट ऑक्यूपाइज बिगर पार्ट ऑफ द विसरल मास। इन दिस ग्लैंड 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। दे आर, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि क्या है, हिपैटोपैनक्रियास है। ये सबसे बड़ी ग्लैंड है पाइला की डाइजेस्टिव ग्लैंड में। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, हाँ ब्राउन होता है। ये हमें ब्राउन देखने को मिलती है और ये जो है विसरल मास का जो है ज़्यादातर पार्ट ऑक्यूपाई करती है या बहुत बड़ा पार्ट घेरती हैं। इन ग्लैंड्स में हमें 3 टाइप्स की सेल्स देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन से सेल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेल का टाइप है वो है सिक्रेटरी सेल। दे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ये जो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिंग सेल्स। These cells will perform intracellular digestion. ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिंग सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है उसको करती हैं। नेक्स्ट जो टाइप है सेल का वो है कैल्शियम सेल्स। These cells will store calcium phosphate. ये जो कैल्शियम सेल्स हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करने का काम करती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि है हिपैटोपैनक्रियास उसके बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में कि जो पाइला है वो अपने फूड को किस तरह से खाता है उसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। द फूड ऑफ पाइला कंसिस्ट ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। बाय द एक्शन ऑफ प्रोट्रैक्टर मसल्स ऑफ बक्कल मास द जो कट द एक्वाटिक प्लांट्स इनटू पीसेस। अब ये जो पाइला है ये क्या खाता है, इसका जो फूड है वो क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स हैं। ये हम देख सकते हैं जो वाटर के अंदर एक्वाटिक प्लांट्स है उसको पाइला ईट करता है, वही उसका फूड है। क्योंकि बक्कल मास में क्या प्रेजेंट है, जूस प्रेजेंट है, जबड़े प्रेजेंट है। ये जो बक्कल मास है इनके जो प्रोटेक्टर मसल है जब वो एक्शन करती है, जब वो काम करती है तब ये जो है वो एक्वाटिक प्लांट्स को छोटे छोटे पीसेज में कट कर देता है। द फूड इज टेकन इनटू द बक्कल कैविटी बाय द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स ऑफ रेडुला।
अब ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है जो कि पाइला का फूड है, अब इसको छोटे छोटे पीस में जो है इसने अपने जोस से कट कर दिया। फिर ये जो फूड है उसने इसको अपने माउथ की हेल्प से खा लिया। रेड ब्लैक के जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो बक्कल कैविटी में आ जाता है। तो इस टाइप से जो है वो पाइला फीड करता है, पाइला अपना फूड खाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डाइजेशन के बारे में। अब जो पाइला है उसने अपना फूड तो खा लिया, उसने अब एक्वेटिक प्लांट्स है उनको तो खा लिया, अब उसका जो है वो डाइजेशन किस तरह से होएगा। द सैलिवरी ग्लैंड पोर देयर सिक्रेशन इनटू द बक्कल कैविटी वेयर इट मिक्स विद द फूड। द सॉफ्ट फूड विल एंटर इनटू स्टमक। अब जो सेलिवरी ग्लैंड है जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो सेलिवरी ग्लैंड है वो जो अपना सिक्रेशन है जो जूस सिक्रेट करेगी उसको कहाँ भेज देती है, वो बक्कल कैविटी में भेज देती है। फिर ये जो सिक्रेशन है सेलिवरी ग्लैंड का या जो जूस है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। इससे क्या होता है, जो फूड है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फिर वो जो फूड है वो इसोफेगस से होते हुए स्टमक में एंटर कर जाता है। The digestive juices produced by the cells of the hepatopancreas will digest the food in the stomach. यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, बाय द सेल्स यहाँ पे आप खुद लिख लेंगे, ठीक है ना। अब जो डाइजेस्टिव जूस है जो कि हिपेटोपेनक्रियास की सेल्स से प्रोड्यूस्ड हुए हैं, क्योंकि हमने देखा जो हिपेटोपेनक्रियास है उसमें 3 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट हैं। हिपेटोपेनक्रियास में जो सेल्स हैं उनसे जो डाइजेस्टिव जूस है वो प्रोड्यूस हुआ। ये जो जूस है वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। कहाँ पे डाइजेस्ट करेगा, ये स्टमक में डाइजेस्ट करेगा। बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड सम इन द इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पाइला के अंदर है वो दोनों टाइप का जो है वो डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी इसमें होता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर कहने का मतलब है सेल के बाहर, सेल के बाहर जो डाइजेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। और जो सेल के अंदर होता है डाइजेशन उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर कहते हैं। अब जो फूड है उसका डाइजेशन हो गया अच्छे से। अब जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। और कुछ ऐसा होता है जो कि इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो फूड है जब वो डाइजेस्ट हो गया अब उसका एब्जॉर्प्शन भी तो होना है। एब्जॉर्प्शन होएगा जिससे जो है उसको एनर्जी मिलेगी, जिससे कि वो जो है अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करेगा। The undigested food passes out from the rectum through anus। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जिसकी बॉडी को नीड नहीं, जो कि वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू। रेक्टम पे हमें देखने को मिल रही थी एनस, उसके थ्रू ही जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस टाइप से जो है वो पाइला के अंदर हमें डाइजेशन देखने को मिलता है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुई तो इसे दोबारा से रिपीट करके देखिए, तो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।